भगत सिंह एक ऐसा नाम जो आज़ादी की लड़ाई में जोश और प्रेरणा का प्रतीक है। महज 23 साल की उम्र में शहादत पाने वाले इस क्रांतिकारी की कहानी आज भी गूंजती है। आज हमारे पास जो स्रोत है उनके जरिए हम भगत सिंह के जीवन, उनके विचारों की गहराई और उनकी विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ ये जानना दिलचस्प है, मतलब स्रोत उन्हें सिर्फ एक जोशीले क्रांतिकारी के तौर पर ही नहीं दिखाते। अच्छा जी, बल्कि एक गंभीर विचारक के रूप में भी पेश करते हैं। उनका जीवन भले ही छोटा रहा, पर उनका असर वो कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी साबित हुआ, जैसा इन दस्तावेजों से पता चलता है। बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था, पंजाब के बंगा गांव में। जी, जो अब पाकिस्तान में है। हाँ, और परिवार भी पहले से ही आज़ादी के आंदोलन में काफी सक्रिय था। उनके चाचा अजीत सिंह भी जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे। बिल्कुल। और कहते हैं बचपन में ही उन पर 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार का जबरदस्त असर पड़ा था। हाँ, इसने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। और ये असर सिर्फ भावनात्मक नहीं था, इसने उनके भविष्य के रास्ते को तय करने में एक अहम भूमिका निभाई। तो शुरुआत में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। हाँ, जुड़े थे, लेकिन फिर वो चौरी चौरा कांड हुआ और जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो कई युवाओं की तरह उनका भी कह सकते हैं कि अहिंसा से मोह भंग हुआ। यहीं से उनकी सोच ने एक नया मोड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने फिर नौजवान भारत सभा और फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जी HSRA जिसे कहते हैं, हाँ HSRA जैसे संगठनों का रुख किया, जिनका लक्ष्य सिर्फ आज़ादी नहीं था बल्कि एक समाजवादी गणतंत्र की स्थापना भी था। सही बात है। तो उन्होंने सशस्त्र क्रांति को जरूरी समझा। बिल्कुल। और इसी कड़ी में 1928 में लाहौर में वो घटना हुई। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, उन पर लाठीचार्ज हुआ। हाँ, और साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि उसमें कोई भारतीय सदस्य था ही नहीं। जी हाँ, तो उसी लाठीचार्ज का बदला लेने का फैसला हुआ और इसी बदले की कार्यवाही में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। लेकिन उनका सबसे चर्चित कदम शायद अगला था। आप सेंट्रल असेंबली बम कांड की बात कर रहे हैं, 8 अप्रैल 1929 वाला। हाँ, वही। बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। और स्रोत इस बात पर काफी साफ है कि उनका इरादा किसी को मारना नहीं था, वो बस बहरी हो चुकी अंग्रेज हुकूमत को जगाना चाहते थे। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने कम शक्ति वाले बम फेंके थे और पर्चे उछाले थे। और सबसे अहम बात, जैसा कि स्रोतों में जिक्र है, वे भागे नहीं वहां से। नहीं भागे? नहीं, वहीं खड़े रहकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और गिरफ्तारी दी। उनका मकसद अपनी आवाज पहुंचाना था, अपने विचारों को एक मंच देना था। और जेल में भी उनका संघर्ष रुका नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय कैदियों के साथ जो भेदभाव होता था, खराब सुविधा थी, उसके खिलाफ उन्होंने एक लंबी भूख हड़ताल की। हाँ, मैंने पढ़ा है। कुछ सूत्र बताते हैं कि ये हड़ताल 60 दिनों से भी ज्यादा चली थी। जी, और इसने पूरे देश का ध्यान खींचा था। और इसी जेल की अवधि के दौरान उनका जो विचारक रूप है वो और निखर कर सामने आया। अच्छा। उन्होंने कई लेख लिखे जिसमें समाजवाद पर, नास्तिकता पर और क्रांति के सही अर्थ पर अपने विचार रखें। एक बात जो इन स्रोतों से साफ उभरती है वो ये कि भगत सिंह के लिए आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था। वो एक ऐसे समाज का निर्माण चाहते थे जो शोषण और गैर बराबरी से मुक्त हो। उनका जोर वो व्यवस्था परिवर्तन पर था। और आखिरकार वो दिन आया, 23 मार्च 1931। लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। हाँ, कहते हैं वे मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़े थे। तो इन सब बातों से हम क्या समझें? देखिए, भगत सिंह सिर्फ एक शहीद नहीं है, वो एक विचार है। हाँ, उनकी विरासत सिर्फ उनके बलिदान में नहीं है, बल्कि उनके जो प्रगतिशील विचार थे, बराबरी, न्याय, तर्कसंगत सोच, उस पर आधारित समाज का जो सपना था, उसमें है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? बिल्कुल। आज के दौर में उनके विचारों की प्रासंगिकता क्या है? ये जो बराबरी, न्याय और सबके लिए शिक्षा जैसे मुद्दे हैं, जिन पर भगत सिंह ने इतना जोर दिया, जी, उन्हें हकीकत बनाने के लिए आज क्या कदम उठाए जा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है और शायद यही वो सवाल है जिस पर आज भी हमें विचार करने की जरूरत है। भगत सिंह को याद करने का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं, बल्कि उनके विचारों को समझना और उन्हें आज के संदर्भ में लागू करने की दिशा में सोचना है।